यार डिमॉर्गन लॉ जो है, अगेन यूनियन और इंटरसेक्शन की एक ऑब्जर्वेशन है कि ये करो तो इसकी इक्वल आ जाता है एंड वाइस वर्सा. डिमॉर्गन लॉ टेक्निकली इज दिस, इज जस्ट दिस, राइट. और इसकी एक नेचुरल जो क्रॉलरी है वो ये है. ये दोनों जो है ना, दिस एंड दिस, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं. um, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट का. ये जो आपको डैश नज़र आ रहा है ना ऊपर, ये ए यूनियन बी और फिर जो डैश लगा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट का बेसिकली मतलब होता है कि उस सेट के अलावा बाकी सब कुछ. जैसे अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट लूँ ना, अगर ए यहाँ पे है और ए कॉम्प्लीमेंट लूँ, तो इस सेट जो ए है ना, इसके अलावा मैं बाकी सारा शेड कर दूंगा. ठीक है, सो दैट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट. एंड वन थिंग, आपकी बुक के अंदर इसको, इसका प्रूफ दिया हुआ है और इसका प्रूफ दिया हुआ है. और मेरे ओपिनियन में इट्स वन ऑफ द वर्स्ट वेज यू कैन प्रूव दीज टू. तो मैं ये करूँगा कि मैं आपको साइड बाय साइड, पहले आपको मैं वेन डायग्राम से समझाऊंगा, उससे आप समझोगे, और फिर जो बुक के स्टेप्स हैं उनको मैं स्टेप बाय स्टेप लॉजिकली एक्सप्लेन करूँगा, सो यू डोंट हैव टू cram those, and hopefully you understand it. So let's just get to that. So the first thing to prove is कि अगर आप A का यूनियन लो B से और उसका कॉम्प्लीमेंट लो, तो दैट इज इक्वल टू A का कॉम्प्लीमेंट और B का कॉम्प्लीमेंट लेना और इनका इंटरसेक्शन ले लेना. फिर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के लिए कॉमा लिखा हुआ है, इट्स बेसिकली अ डैश, सो इट्स रॉन्ग. लेट मी करेक्ट दैट. देयर यू गो. मैं आपको वेन डायग्राम में दिखा देता हूँ. अब देखो, अगर मैं वेन डायग्राम में ये चीज़ बनाता हूँ, लेट्स से ए और बी जो है वो ओवरलैपिंग सेट है. ठीक है, तो ए अगर ऐसे है, मतलब इनके कुछ एलिमेंट्स में वो कॉमन है. ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया यूनिवर्सल सेट. अब ए यूनियन बी जब मैं लूँगा, तो बेसिकली ये सारा रीजन जो है वो शेड हो जाएगा. ठीक है. अब ए यूनियन बी का जब मैं कॉम्प्लीमेंट लूँगा, यानी कि ए यूनियन बी के अलावा बाकी सब कुछ, तो फिर क्या होगा, फिर आपका फाइनल आंसर जो है ये बाहर वाला रीजन आ जाएगा, राइट. तो जो एंड में रीजन आप कलर कर रहे हो, दैट्स योर आंसर. इसको मैं मिटा देता हूँ, ये जस्ट स्टेप बाय स्टेप के लिए दिखाना था. ठीक है, तो ये तो हो गया जी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. अच्छा, इसी तरह अब मैं आपको एक और यूनिवर्सल सेट बना के, इनफैक्ट लेट मी डू इट, यहाँ पे ए और बी ओवरलैप करें. अब मैं ना इस चीज़ को करता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को. तो जब मैं ए कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो ए के अलावा सब चीज़ें, राइट, ए के अलावा सब चीज़ें, यानी कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा. ठीक है. फिर जब मैं बी कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो उसका मतलब है बी के अलावा सब चीज़ें. तो बी के अलावा सब चीज़ों में फिर ये आ गया, ये भी आ गया. ठीक है. और ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का मैं अगर इंटरसेक्शन लेता हूँ, बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट मैंने येलो लाइन से किया था, बी कॉम्प्लीमेंट मैंने ब्लू लाइन से किया था. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा? बेसिकली जहाँ पे दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो आपको वो नज़र आ रहा है, वो ए और बी से बाहर. बी के अंदर यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सिर्फ येलो लाइंस हैं, ए के अंदर देखते हो तो सिर्फ ब्लू लाइंस हैं, लेकिन इनके बाहर जो है आपको ब्लू लाइंस भी नज़र आ रही हैं और येलो भी नज़र आ रही हैं, राइट. तो इंटरसेक्शन के अंदर ओवरलैप आता होता है ना, कि कहाँ पे दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो इसका भी आंसर जो है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज कि ये बाहर वाला रीजन ही होगा. तो अल्टीमेटली अगर आप वेन डायग्राम से करो तो इट्स वेरी इजी टू प्रूव, राइट. लेट्स स्टिल कम टू द बुक. सो बुक में क्या किया हुआ है, बुक में लिखा हुआ है कि लेट्स से x जो है कोई भी एक नंबर है which belongs to a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, राइट. राइट. अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ये है, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो यानी कि वो इस बाहर वाले रीजन में ही होगा. इस बाहर वाले रीजन में होने का मतलब क्या है? इस बाहर वाले रीजन में होने का मतलब एक तो ये है, एक तो ये कि जो एक्स है, इट विल नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, राइट, क्योंकि ए यूनियन बी तो ये वाला हो जाएगा ना.
राइट, इट डेफिनेटली इससे बाहर है तो इट विल नॉट बिलोंग टू दिस। अच्छा, फिर आपकी जो बुक में लिखा हुआ है वो ये है कि दैट फर्दर इम्प्लाइज कि x जो है ना वो इट बिलोंग्स टू a ना x बिलोंग्स टू b। ना मतलब वो a में और ना वो b में, लेकिन वो अगेन कमिंग बैक वापस चलते हैं, वो a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में है, राइट। तो इसका मतलब है अगर इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट में है तो a कॉम्प्लीमेंट या b कॉम्प्लीमेंट में होगा, राइट। सो बेसिकली x जो है वुड बिलोंग टू a का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि a का कॉम्प्लीमेंट क्या है, a के अलावा बाकी सारी चीज़। तो a के अलावा बाकी सारी चीज़ का रीजन आप देखो ना क्या बनता है, ये बाय ग्रीन वाला भी बनता है, बी भी बनता है, लेकिन ये कहना तो ठीक होगा ना यार, इस पूरे रीजन में से वो एक्स है, राइट। सो ए डेफिनेटली बिलोंग्स टू एक्स डेफिनेटली बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, एंड हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स जो है इट बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। सो बेसिकली अगर एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में और बी कॉम्प्लीमेंट में है तो इनका जो इंटरसेक्शन आप लोगे एक्स उसमें आएगा, क्योंकि एक्स इज समथिंग जो कि ए कॉम्प्लीमेंट को यार कोई सेट टी कह लो, एक्स टी में भी है, एक्स जो है वो एक सेट जी में भी है, दोनों में, तो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। तो डेफिनेटली इससे पता चलता है कि x would belong to the intersection of these two sets, A complement intersection B complement। लो जी, अब ये जो बात हमने यहाँ से स्टार्ट की थी, इससे स्टार्ट की थी, वो टेक्निकली वहाँ तक आ गई है, बट इट गोज बियॉन्ड इन योर बुक, although I think this is logically enough to prove it। Your book goes on to saying कि हमने तो x जो है कोई आर्बिट्री मेंबर है a यूनियन b का ना, मतलब हम कोई एक फर्जी सा मेंबर है, देयरफॉर इट मींस कि जो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट है, जो a यूनियन b का जो कॉम्प्लीमेंट है, राइट, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ पे किया हुआ है, इसको बल्कि मैं लिख देता हूँ ताकि साथ साथ मैं आपको विजुअली दिखाता जाऊँ। यार why do I keep writing a here? अच्छा, सो बेसिकली जो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है वो A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है, ये कह रहे हैं। मतलब ये आप कह सकते हो ना कि हमने X को इसमें से उठा लिया तो इस सेट में वो है, ठीक है, मतलब इस वाले सेट में है, और हम आगे पहुंचते पहुंचते आ गए कि यार वो इस सेट में भी है। लेकिन ये तो उस केस में भी हो सकता है कि जब A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं यार साथ हाईलाइटर के साथ कर देता हूँ, वो उस केस में भी हो सकता है, मतलब एक एलिमेंट है वो दो सेट्स में, या तो वो दो सेट्स इक्वल भी हो सकते हैं, ये एक सेट दूसरा का सबसेट भी हो सकता है, राइट। हमने यहाँ पे दिखाना है कि वो इक्वल है, सबसेट नहीं है। तो बुक में इन्होंने ये कहा है कि यार अगर वो इसमें है और एंड में हमें नजर आ रहा है कि वो एक्स इसमें भी है, तो हो सकता है ये चीज जो है इसका सबसेट हो, राइट। सो टू रिमूव दैट दे गो बियॉन्ड एंड देन से कि चलो फिर अब हम दूसरी साइड से भी प्रूव करते हैं, लेट्स डू दैट। सो दे से कि लेट्स से अब कोई y है, और ये y जो है ना, ये y जो है ये बिलोंग करता है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। अब हम इधर आ गए, मतलब ये y कहीं इधर है बाहर, वही सेम रीजन ही है बेसिकली। अगेन वेन डायग्राम्स में तो दोनों इक्वल हैं, साफ नजर आ रहा है बहुत इजीली। अच्छा, अगर y बिलोंग करता है a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से, तो आई मीन इसका मतलब क्या है, दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब है दोनों में है, y बिलोंग करता है a कॉम्प्लीमेंट में भी आता है, उसमें भी बिलोंग करता है, और y एट द सेम दूसरे सेट में भी आएगा कि दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहा है। अब देखो ना, एक अगर सेट 1 2 3 और दूसरा 3 4 5 हो, उनके इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 3 आएगा। इंटरसेक्शन में आने का मतलब ये है कि दोनों में है, राइट। तो अगर ये चीज़ है देन योर बुक गोज ऑन टू सेइंग विच इज़ वेरी लॉजिकल, अगर ए कॉम्प्लीमेंट में कोई चीज़ है तो वो ए में नहीं होगी, सो वाई जो है वो डेफिनेटली ए में नहीं होगा, और एट द सेम टाइम वाई जो है वो बी में भी नहीं होगा, राइट। देन इट गोज ऑन टू सेइंग कि अगर वो ए में भी नहीं है और वो बी में भी नहीं है तो उनके यूनियन में भी नहीं होगा।
एक सेट 1 2 3 है, एक 3 4 5 है, और 11 मैंने एक एलिमेंट उठा लिए ना, वो 11 ए में ना वो बी में, तो उनका यूनियन जो अब आप कहोगे तो वो 1 2 3 4 5 आएगा ना, उसमें फिर भी नहीं होगा। सो आगे इन्होंने नेक्स्ट बात ये की है कि इसका मतलब ये है कि y जो है डजंट बिलोंग टू ए और बी के यूनियन में भी, राइट, विच बेसिकली फर्दर इम्प्लाइज कि अगर इनके यूनियन में नहीं है तो फिर इनके यूनियन से बाहर है, राइट। मतलब हम यूनिवर्सल सेट से किसी और दुनिया में तो नहीं जा सकते ना। अब इन दो सेट्स हैं, इनसे बाहर निकले, अगर इन दोनों सेट के यूनियन में नहीं आ रहे यानी कि दोनों सेट में नहीं है तो फिर बाहर होगा, विच बेसिकली इम्प्लाइज कि y बिलोंग्स टू a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। इफ यू थिंक अबाउट इट, टेक अ मोमेंट एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, पहले उन्होंने इस साइड से प्रूव लॉजिकली करना स्टार्ट किया कि यार लेट्स से x कोई चीज़ है जो इसमें आ रही है, अगर वो इसमें आ रही है तो उसका मतलब है वो a यूनियन b में नहीं आ रही है, अगर कॉम्प्लीमेंट में आ रही है, और अगर a यूनियन b में नहीं आ रही तो वो a में भी नहीं आ रही, वो b में भी नहीं आ रही, और a b में नहीं आ रही तो फिर a b से बाहर है, यानी कि a के कॉम्प्लीमेंट और b के कॉम्प्लीमेंट में होगी, तो इधर से ये आया। फिर वो सबसेट वाली कन्फ्यूजन थी, राइट, कि आप उसमें फर्दर लिख सकते हो कि ये जो a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट है could be a subset of a complement intersection b complement। फिर इस चीज को करने के लिए नहीं यार ये सबसेट वाला सीन नहीं, इक्वल है, इन्होंने फर्दर ये किया। सो दोनों साइड से वो चीज आ रही है, सो फाइनली प्रूवन दस a complement, या उसी स्टेटमेंट को बेसिकली वापस लिखना है। सो दस a यूनियन b का जो कॉम्प्लीमेंट है होल का इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अगर तो वो वाला सेट ये वाला सेट जो है a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट सबसेट होता तो हो सकता था कि उसमें से हम कोई रैंडम चीज़ इस वाले सेट में से पिक करते तो उसमें ना होती, है ना, बट ऐसा नहीं है, वो पिक किए तो उसमें है, तो दोनों सबसे प्रूफ हो गया कि यार you know what belongs to this also belongs to this from both sides, so these have to be equal। ये बुक अगर मैंने लिखी होती तो मैं ही काम आपसे कभी ना करवाता, I would have just asked कि यार Venn diagrams में step by step कर लो, because that's a very clear proof of this law, but anyway I hope you understand it now। इसको भी मैं उसी तरह पहले Venn diagram से करवाऊंगा, अगर तो मैं इस कॉलम में करता हूँ, ठीक है, एक चीज़ मैं बना देता हूँ इसकी, which is A का यूनियन with B intersection C। A का यूनियन with B intersection C। अब मैं कह देता हूँ कि यार तीनों ओवरलैपिंग है, मेरी मर्जी है, although it's not necessary to do that, बल्कि इनफैक्ट let's do something different this time। A B A B C, ठीक है, so this is A, let's say this is B, let's say this is C। अब अगर मैं B इंटरसेक्शन C लेता हूँ तो वो पार्ट जो बी और सी दोनों में है वो आ जाएगा, राइट, और इसका अगर मैं यूनियन लेता हूँ ए से, इस पार्ट को बेसिकली ए में मिला देता हूँ, तो मेरा फाइनल आंसर जी बन जाएगा ये चीज़, यानी कि जो जितना येलो में रीजन है ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। यही काम अभी मैं वेन डायग्राम में दोबारा करता हूँ, उसके लिए इस वाली साइड के लिए। सो वंस आई डू दैट, ए बी सी, अब मैं ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेना चाह रहा हूँ ए यूनियन सी से, ठीक है। पहले मैं ए यूनियन बी लिख लेता हूँ। अगर मैं ए यूनियन बी को देखूँ तो वो मेरे पास ए और बी मतलब पूरा का पूरा दोनों सेट्स मिल गए आपस में, राइट, सबके एलिमेंट्स मिला दिए, ये बन गया रीजन। अब मैं अगर ए यूनियन सी देखता हूँ तो ए यूनियन सी की जगह अगेन सी पूरा का पूरा, इसमें वो बी के साथ ओवरलैप भी आ रहा है, और उसका यूनियन ले लिया जी ए के साथ, ठीक है। अब इनका इंटरसेक्शन लेना है, अब ये कहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं बेसिकली,
ए यूनियन बी मैंने ब्लू लाइन से किया था और ए यूनियन सी मैंने पर्पल लाइन से किया था, और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक तो यहाँ पे मैं रेड में कर देता हूँ, इस रीजन में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस रीजन में, यानी कि ये जो दरमियान वाला ये वैसे उड़ जाएगा। अल्टीमेटली आपको वही आंसर नहीं आ गया, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये इंटरसेक्ट कर रहे थे। जस्ट टू मेक इट मोर क्लियरर टू यू, इंटरसेक्ट कर रहे थे यहाँ पे और इस रीजन में। सो बेसिकली यहीं से नज़र आने लग गया कि यार ये दोनों चीज़ें सेम है। अगेन द बुक वालाज हैड अदर आइडियाज़ कि नहीं इसको लिख के प्रूव करना, सो लेट्स डू दैट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब वही है कि लेफ्ट हैंड साइड से इन्होंने स्टार्ट किया, इन्होंने कहा है कि लेट्स से कि x जो है इट बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ब्लू वाला रीजन है इस वाले के अंदर, सॉरी इस वाले के अंदर जो येलो वाला रीजन है इसमें से कहीं x बिलोंग करता है। अगर तो x इससे बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है, या तो x A का पार्ट है, नज़र आ रहा है, यू नो, इससे इम्प्लाई होता है कि या तो x बिलोंग करता है A से, ठीक है, या x बिलोंग करता है इस वाले रीजन से जो कि B और C का इंटरसेक्शन है, x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C, ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसने कहा है कि अगर x बिलोंग करता है A से, इट मस्ट बिलोंग टू A यूनियन B। सो मतलब अगर x A के दायरे में आ रहा है, डेफिनेटली वो A यूनियन B के दायरे में आएगा ना, क्योंकि A यूनियन B में तो A पूरा का पूरा वैसे ही आ रहा है, यू नो, नो ब्रेनर। सो इफ x belongs to A, x must belong to A और B का यूनियन एज वेल, राइट, क्योंकि अगर आप A B यूनियन लेके देखो ना, दोनों सेट्स हो जाएगा, तो वो जो पूरा रीजन है उसमें से ही x है ना, क्योंकि वो A में से। आई होप इट मेक्स सेंस, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि वो A में है तो A का यूनियन किसी भी चीज़ से लोगे, जो आंसर आएगा उसमें भी वो होगा, यूनियन में होगा। अच्छा, it must belong to A union B and x belongs to A union C। जाहिर सी बात है, वो A के अंदर है, A का दुनिया के किसी सेट के साथ यूनियन लो, जो आंसर आएगा उसके अंदर वो होगा, क्योंकि वो A के अंदर है, तो A के एलिमेंट यूनियन में सारे के सारे आने हैं। इनफैक्ट इसको उन्होंने थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए लिखा हुआ है कि x must belong to A union B and at the same time x should belong to A union C, क्योंकि वो है ही A में, तो उसका कहीं भी यूनियन लो उसके अंदर वो आना चाहिए। अच्छा, फाइनली कहा है कि अब सोचो यहीं पे बैठ के, वैसे x जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में आ रहा है, तो फिर इनके इंटरसेक्शन में भी लाजमी आएगा, क्योंकि x ऐसी चीज़ है कि जो दोनों में एग्जिस्ट करता है, राइट। जैसे 1 2 3 और दूसरे सेट में 3 4 5, 3 एक ऐसी चीज़ है दोनों में एग्जिस्ट करता है, उनका इंटरसेक्शन लोगे 3 आंसर आएगा। सो बेसिकली आप इसके बाद बुक में भी यही लिखा हुआ है कि दिस इम्प्लाइज कि x बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू थिंग्स, यानी कि A यूनियन B और A यूनियन C के इंटरसेक्शन में होगा ये लाजमी, राइट। अगेन दिस वाज नॉट इनफ फॉर देम, सो दे वेंट बियॉन्ड और उन्होंने इस साइड से प्रूव करना स्टार्ट किया फिर, क्योंकि यहाँ पे भी जो है वो एक ऑब्जेक्शन आ सकता है ना कि इट्स पॉसिबल, आई मीन आप एंड में लिख सकते हो इट्स पॉसिबल कि ये जो चीज़ है, ठीक है, दिस A यूनियन B इंटरसेक्शन C जो है ये पूरा का पूरा एक प्रॉपर सबसेट है इस A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C का, इसके अंदर आता है। तो अंदर आने का मतलब ये तो नहीं कि इक्वल है, राइट, इट्स अ सबसेट। जैसे 1 2 एक सेट है और साथ एक सेट है 1 2 3 4 5, अब वो 1 2 में से अगर लेट से मैंने 2 उठा लिया और वो दोनों में आ गया, तो उसका मतलब ये तो नहीं वो दोनों सेट्स इक्वल है, राइट। ये भी तो हो सकता है वो 1 2 वाला उसका पूरा सबसेट हो, राइट, जो कि वो है। तो अब इसको फर्दर प्रूव करने के लिए उन्होंने राइट हैंड से स्टार्ट किया। राइट हैंड से उन्होंने वही किया कि उन्होंने कहा कि अब y पिक करते हैं जो कि बिलोंग्स टू दिस, राइट। सो लेट मी क्लियर द बोर्ड एंड कंटिन्यू विद दैट।
अगर हम कह देते हैं कि यार इस साइड को भी मैं पकड़ रहा हूँ और y बिलोंग करता है जी A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C से, अगर इससे बिलोंग करता है तो फिर दो केसेस हो सकते हैं, क्योंकि देखो ना इन दोनों का हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं A यूनियन B में A और B के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, राइट। इसके अंदर A यूनियन C में और C के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो हो सकता है Y कोई ऐसी चीज़ हो जो A में हो ही ना, इधर B में और उधर C में और इंटरसेक्शन में आ जाए, राइट राइट। तो Y कोई ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो A में हो ही ना, लेकिन क्योंकि इधर वो B में था तो यूनियन वाले आंसर में आ गया, इधर वो C में था तो यूनियन वाले आंसर में आ गया, राइट। और एंड में इंटरसेक्शन में भी आ गया। सो फिर यहाँ पे दो केसेस बन जाते हैं, एक तो ये कि Y बिलोंग करता है A से, और दूसरा ये कि Y जो है बिलोंग नहीं करता A से, ठीक है। अब पहले वाले केस के उन्होंने लिखा हुआ है, इस वाले केस को उन्होंने लिखा हुआ है द फर्स्ट वन, लेट मी पुट 1 and 2 in red so it's clearly visible कि मैं किसको 1 किसको 2 कह रहा हूँ। फर्स्ट केस में लिखा हुआ है कि y अगर a का पार्ट है तो y a यूनियन b इंटरसेक्शन b का भी पार्ट होगा। ओके, क्यों कह रहे हैं यार ये a यूनियन b इंटरसेक्शन c का भी पार्ट होगा। ओके, सो अगर मैं b और c का इंटरसेक्शन लेता हूँ, बी और सी का इंटरसेक्शन लेता हूँ, वापस वेन डायग्राम में लेके जा रहा हूँ, तो ये पार्ट आता है, और इसका अगर मैं ए से यूनियन लेता हूँ तो ये पूरा पार्ट आ गया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, अगर वाई ए का पार्ट है तो फिर इस रीजन का भी पार्ट होगा, क्योंकि इस रीजन में ये पार्ट आ रहा है, राइट। ओके फाइन, देन फर्दर इट गोज इनटू सेइंग कि दूसरी साइड पे आ जाता है कि अगर y डज नॉट बिलोंग टू a इट मस्ट बिलोंग टू b एज वेल एज c। वही वाली जो बात मैंने आपको शुरू में बोली थी कि हो सकता है कि a में ना हो इधर, लेकिन b और c दोनों में आ रहा हो, राइट। तो उधर यूनियंस में आ जाए अल्टीमेटली, और फिर जब इंटरसेक्शन लिया जाए तो दोनों तरफ आ रहा हो तो आ जाए, राइट। अगर y बिलोंग नहीं करता a से, देन y मस्ट बिलोंग टू B एंड C, और अगर B और C दोनों पे बिलोंग करता है तो फिर इसका मतलब है, आगे इन्होंने लिखा हुआ है दोनों में बिलोंग करता है तो डेफिनेटली B और C के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करता होगा। अगर इसके इंटरसेक्शन में आ गया तो इसके इंटरसेक्शन को दुनिया के किसी भी सेट के साथ यूनियन ले लो तो सिर्फ और सिर्फ ये होगा, जो नए एलिमेंट्स हैं उस सेट के वो ऐड हो जाएंगे, y तो फिर भी उसमें रहेगा क्योंकि वो b और c एक सेट बन गया ना। लेट्स से b और c एक सेट है 3 4 5 और y 3 है, राइट। इसमें आता है 3, तो इसको आप दुनिया के किसी भी सेट से यूनियन ले तो उसमें आएगा। तो आई मीन यही से इम्प्लीकेशन है कि y बाय डिफॉल्ट बिलोंग्स टू a का यूनियन विद b इंटरसेक्शन c विद द सेट b इंटरसेक्शन c जो भी बनता है, राइट। सो यहाँ पे तो if a belongs y belongs to a, तो वो तो फिर क्लियर हो गया ना, अगर a से बिलोंग करता है तो a का यूनियन किसी भी चीज़ से ले रहे हो तो उसमें आएगा, अगर नहीं बिलोंग करता तो फिर वो b और c में लाजमी होगा, राइट। और b और c में अगर वो लाजमी है तो फिर उनके इंटरसेक्शन में लाजमी होगा, और अगर उनके इंटरसेक्शन में है, जो कि होना चाहिए लॉजिकली, तो फिर उस इंटरसेक्शन का यूनियन किसी भी चीज़ से ले लो उसमें होना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ दे हैव प्रूव्ड इन योर बुक। आई होप इट मेक्स सेंस, इट्स वेरी ट्रिकी, लेकिन आई होप इट मेक्स सेंस। अगेन इफ आई वाज द ऑथर ऑफ दिस बुक, मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप वेन डायग्राम से करवाया होता, बट सैड फॉर यू आई एम नॉट। अब इसमें जो A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट और A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट जो है, ये भी अगेन आपकी बुक में सिंपली लिखा हुआ है कि इट मे बी प्रूव्ड सिमिलरली, जैसे किया हुआ है। अगर ये आपको एग्जाम में आ जाता है तो आप सिंपली इसको, क्योंकि बुक में वो पूरी चीज़ें नहीं लिखी हुई, आप इसको वेन डायग्राम से कर सकते हो कि मैं इधर A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ। सो ये A है, ये B है। मैं कह देता हूँ कि जो A इंटरसेक्शन B है ना, उसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करूँगा, तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो यहाँ पे आ रहा है जी,
ठीक है। और फिर ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो मैं वर्टिकल लाइन से शो करूँगा, यानी कि इस रीजन के अलावा बाकी सारा रीजन। तो बेसिकली मेरा अल्टीमेटली आंसर जो है वो ये आ गया, मतलब उस पहले हॉरिजॉन्टल लाइंस वाली रीजन के अलावा बाकी सारा रीजन। तो आपका आंसर जो है अल्टीमेटली ये बाहर वाला रीजन आ गया, ये वाला। ठीक है। इसी तरह आप उसमें जाते हो, अगर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में, तो मैं इसमें कह सकता हूँ कि यार मैं ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो शो कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन से, मैं बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो शो कर रहा हूँ वर्टिकल लाइन से, और इन दोनों का यूनियन जो है ना, इन दोनों का यूनियन थे वो तो खैर जहाँ पे ये क्रॉस होंगे वो ऑटोमेटिकली यूनियन बन जाएगा। सो लेट्स जस्ट डू दैट। अगर ज़रूरत पड़ी तो यूनियन को भी कुछ असाइन कर देंगे। सो ए ये है, बी ये है, ए कॉम्प्लीमेंट ए के अलावा सब कुछ। तो ए के अलावा सब कुछ में मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस बना देनी है, ये मैंने बना दी। बी कॉम्प्लीमेंट बी के अलावा सब कुछ, तो ये आ गया। अच्छा, फिर अगर इन दोनों का मैं यूनियन लेता हूँ, इन दोनों रीजन्स का, तो चलो उसके लिए मैं कह देता हूँ कि मैं उसको जो है इस तरह की स्लाइडिंग लाइन से कह रहा हूँ। तो इन दोनों का अगर मैं यूनियन लेता हूँ, सिर्फ ये पार्ट रह जाएगा क्योंकि ये पार्ट आता नहीं है, तो बाहर का पार्ट आ जाएगा ये सारा। बेसिकली इनका यूनियन ले लिया जब मैंने, मतलब दोनों शेडेड रीजन थे पहले, उनका मैंने यूनियन, उनको मैंने यूनाइट कर दिया। ठीक है। वही आंसर आपका यहाँ पे भी आ रहा था। यहाँ पे भी जो ये मिड वाला पार्ट था, दिस वाज नॉट द आंसर। ये इंटरसेक्शन में आ रहा था, जब कॉम्प्लीमेंट लिया तो बाकी बाहर वाला आंसर आ गया। सो अल्टीमेटली वही रीजन आ रहा है आपका दोनों में। सो दीज बोथ आर इक्वल। सिमिलरली वो जो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है ना, उसी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप इसको भी प्रूव कर सकते हो। दिस इज वन प्रूफ दैट ऑलमोस्ट नेवर अपेयर्स इन योर पेपर, इन योर एग्जाम, क्योंकि जो बुक में है वही अपेयर करते होते हैं, इसमें बुक में उन्होंने फर्दर लिखा हुआ नहीं है। सो आई विल स्किप इट। इनफैक्ट आई विल गिव इट टू यू एज एन असाइनमेंट कि बैठ के ज़रा वेन डायग्राम से करो, इट्स वेरी फन टू डू, सो डू इट।